हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ये- तो तो आज मैं आपके सामने सी टेट प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये आज से आपका पहला क्लास है और ये आपका पूरा एग्जाम तक चलने वाला है। इसमें आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल में आपके कई बार आए हुए हैं। तो और इसमें आपका देखिए विथ सॉल्यूशन, समाधान के साथ मैं समझाऊंगी। ठीक है, और ये आप निश्चय कर लीजिए कि सपना सरकारी टीचर बनने का है आपका। और आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन क्लास इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट different body parts develop and at different rate at various stage of development। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं, अगर आपको इंग्लिश का कोई टर्म समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनी डायमेंशनल, डेवलपमेंट इज यूनी डायरेक्शनल, development is a discontinuous process, and direction of development is proximo-distal and cephalocaudal। तो इसका देखिए आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ कि देखिए जो विकास है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि आपका वुम्ब टू टोम्ब आपका चलता रहता है। और मैं प्रोक्सिमो डिस्टल और सफेलो कॉर्डल, देखिए सफेलो कॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर तक का विकास, और प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब कि आपका मध्य से, ठीक है, बाहर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। तो आपका जो डेवलपमेंट है, हाँ, आपका प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलो कॉर्डल के रूप में चलता है। अब आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चिल्ड्रंस डेवलप टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Childhood is a period that can be divided into 10 distinct stages. Children thinking is not influenced by social interaction, and children develops is solely डिटरमाइंड बाय जेनेटिक। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, देखिए बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। बच्चों का एक ऐसी अवधि जो कि 10 अलग अलग चरणों में कि करते हैं। बच्चों की सोच सामाजिक संबंधों से प्रभावित नहीं होती है, या बच्चों का विकास पूरी तरह से अनुवांशिक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। ए क्यों है? इसलिए कि देखिए बच्चों का जो विकास होता है, ठीक है, बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। इसका अर्थ ये है कि बच्चा जब कोई भी चीज़ सीखता है तो अपने एनवायरनमेंट में जो उसका सामाजिक और कल्चरल की है उसी के बीच में वो रह के चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारण प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये देखिए प्रकटीकरण को आप लोग प्रकट भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिक विकास देखिए सबसे पहला है अडॉप्टेशन, बी है लर्निंग, सी है सोशलाइजेशन, डी है मैचुरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए। देखिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्यों होगा कि देखिए परिपक्वता का जो अर्थ होता है ना, शरीर का स्वाभाविक विकास से आयु और बुद्धि के साथ साथ आयु और बुद्धि के साथ साथ शरीर का भी विकास होता है। और जो विकास होता है ये एक समय बाद रुक जाता है। ठीक है, और जब रुकता है तो हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है, तो उसे बोलते हैं परिपक्वता, हाँ, मैचुरेशंस। अब आइए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, डैश इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन।
ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इसे टिक कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। और जो सेकेंड टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो वो इस बात को जानते होंगे कि ये आपका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब बच्चों का सामाजिक में सबसे पहला और सेकेंडरी एजेंट कौन सा है? ठीक है, तो बच्चा पहले कहाँ से होता है? देखिए, फैमिली से सीखता है, स्कूल से सीखता है, कि मीडिया एंड फैमिली, स्कूल एंड मीडिया, या मीडिया एंड नेबरहुड? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर आंसर होगा ए। क्यों होगा? देखिए, बच्चा जब भी सबसे पहले स्कूल स्टार्ट करने से पहले बच्चा हमारे परिवार में होता है, जो कि वो कुछ भी अपनी मातृभाषा कुछ भी सीखता है तो अपने पहले फैमिली से सीखता है। उसके बाद उसको स्कूल में जाने की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद वो चीज़ों को स्कूल में सीखता है। ठीक है, अब आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, what is the primary basis for 7 to 8 year old children moral डिसीजन? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 to 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका मोरल डिसीजन क्या होता है? ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, एंड यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। देखिए, इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, जो देखिए जो सात ये देखिए कोहलबर्ग का कहना है कि देखिए पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का ये प्रथम चरण है। ठीक है, ये जब आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़े होंगे तो ये जो 7 से 8 साल का जो बच्चा होता है ये आपका पूर्व मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज का ये पहला स्टेज है, पहले स्टेज में ये बच्चा है, तो इस वजह से ये आपका होगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आपका इसका आंसर होगा। अब आपका सिक्स क्वेश्चन है, सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रिफर टू। ठीक है, सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रिफर टू द ability to order object based on one dimensional, for example length, the ability to take the perspective to other uh, narratives from of thinking as used in storytelling, the ability to especially map places like one school। देखिए, जो जीन पियाजे का, ठीक है, जीन पियाजे में के थ्योरी में सीरिएशन जब बच्चा करता है, ठीक है, सीरिएशन को कहते हैं क्रमबद्धता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरिएशन ही टाइप हो हुआ है, इसको देखिए कहते हैं क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का प्रयोग वो किस स्टेज में करता है? ठीक है, तो देखिए, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है, ये देखिए इसका आंसर होगा ए, द अबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशनल, फॉर एग्जांपल लेंथ। जब बच्चा 7 to 11, ठीक है, 7 to 11 एज आपकी कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो सीरिएशन के मेथड को अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, अब आपका देखिए जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, हाँ, उसमें ये समझ पाता है क्या कि मतलब वहां से वो स्टार्ट होता है उसका। ठीक है, वहां से उसका समझना स्टार्ट होते हैं। आपको ये हाँ पता होगा कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, SPCF। हाँ, देखिए SPCF, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो इसमें सीरिएशन को समझने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, मगर वो समझ नहीं पाता। लेकिन जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो चीजों को समझ पाता है। भाई हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन, नासीमा ऑफ 5 year old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay. According to Jean Piaget, what is the reason behind her thinking? ठीक है, 5 वर्ष की नासीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा दिया जाए तो एक सांप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो और चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो जीन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? एनिमिज्म थिंकिंग, कंसंट्रेशन, हाइपोथेटिक, या ट्रांजिटिव? हाँ, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा सेंट्रेशन। ठीक है,
सेंट्रेशन होगा मतलब इसका केंद्रीयता। हाँ, केंद्रीयता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की ऑफर अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, लेव वाइगोस्की जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर उनका आधारित है। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की का थ्योरी जो है वो किस पर आधारित है? सोशल कंस्ट्रक्शन, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, यूनिवर्सलिज्म। तो इसका आंसर क्या क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है उसको सामाजिक संरचना पर आधारित होता है। ठीक है, इसलिए इनका ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि लेव वाइगोस्की जब भी आता है तो आप SCL को याद रखिएगा। ठीक है, SCL तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपका ये तीनों टर्म्स में से कोई एक टर्म्स भी आपके आंसर में होता है तो आप उसे आंख बंद करके टिक टिक कर देंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म्स यूज्ड बाय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेव होगा, लेव। यूज्ड बाय ये कट कर दीजिए। यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कैप फोल्डिंग एंड इको सेंट्रिज्म। निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़ या स्व केंद्रीयवाद। तो आपका लेव वाइगोस्की आप पढ़े हैं तो हाँ आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसका देखिए आंसर होगा आपका प्राइवेट स्पीच। ठीक है, देखिए प्राइवेट स्पीच क्यों है? जब बच्चा खुद से बात करता है। ठीक है, देखिए बस लिखा है ना, चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। ठीक है, जब बच्चा स्वयं से ही संवाद करने की क्रिया के लिए कार्य करता है तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? आप लोग क्वेश्चन बहुत केयरफुल पढ़िएगा, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए नहीं वाले ऑप्शन होते हैं और बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं और मिस्टेक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ability based fixed segregations, collaborative learning, use of rewards and punishment। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, ये आपका दिए हैं। देखिए आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में आपका समझाए हैं डीवी साहब। ठीक है, इसके बारे में समझाए हैं कौन? डीवी साहब की प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता कैसी हो, मतलब कि बच्चा सहयोगात्मक शिक्षा, मतलब सब एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा प्राप्त करें तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। 11, a child has to ability to understand the intention and desire of the other. The child has spatial intelligence, interpersonal intelligence। 11 question, a child has to ability to understand the intention and desire of the other, the child has। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चों में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो आपका इसका आंसर होगा इंटरपर्सनल। ठीक है, देखिए इंटरपर्सनल, जब हम किसी और की, किसी अदर पर्सन की नियत और इच्छाओं, उसके भाव को समझते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल क्या है कि जब हम स्वयं की अपने ही भावनात्मक स्थिति में खोए रहते हैं, अपनों के ही साथ मतलब कि संबंध वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। 12th क्वेश्चन, which of the following statement is proposed in national education policy to 2020। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो आपके सामने देखिए, बीइंग एजुकेटेड इन वन मदर टंग इज डिटरमिनेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल
Advancement, school should encourage children to learn and speak English as their first language. C होगा multilingualism has great cognitive benefit for young student. और D होगा bilingual approach confuses student and hamper learning. देखिए इसका आंसर आपका होगा सी। ठीक है, ये इसलिए होगा कि देखिए शिक्षा नीति 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए मतलब कि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। मतलब अगर बच्चा कई चीज़ों को एक साथ सीखता है तो उससे उसका अधिक फ़ायदा होगा, तो इसमें आपका आंसर नंबर सी होगा। 13 क्वेश्चन, जेंडर रोल आर जेंडर रोल आर जेंडर भूमिकाएँ हैं, लर्न बिहेवियर, तो आपका इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, लर्न बिहेवियर। आइए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ वन ऑथर, टू असेस चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग and modify the curriculum and pedagogy for student, to assign rank to student as per their performance, या to declare student as pass or fail in particular subject। देखिए इसका मतलब हुआ कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। सेकंड है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, जब इवेल्यूट की बात आती है, ठीक है, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो बात आती है, उसका प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चों को छात्रों के लिए, ठीक है, हाँ देखिए इसका, हाँ इसका यही आंसर होना चाहिए। देखिए छात्रों की समझ को आंकना, ठीक है, छात्रों की यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। देखिए देखिए छात्रों के समझ को आंकना और पाठ्यक्रम को शिक्षा शास्त्र और इसके अनुसार रूपांतरित करना ही इसका सही मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका आपके सामने। बिफोर बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास, व्हाट ऑल शुड टीचर केप्ट इन माइंड। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो इसका होगा हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, व्हाट इज व्हाट इज द बेस्ट वे to find out learning curves of individual student, which method would help me to reflect on my pedagogy, या which method would help to label and segregate student। इसका मतलब ये है कि देखिए मेरे पहला क्या है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। सेकंड, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, या कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। आपका इसमें देखिए आपका होगा इसमें आंसर नंबर आपका बी सी डी। ठीक है, बाय क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीज दैट, ठीक है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मतलब कि छात्र होते हैं उनके बारे में। कोटा इज मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, जो EWS के जो, हाँ, छात्र होते हैं उनके लिए केवल सरकारी स्कूलों में ही उपलब्ध करवाया जाए, या दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान की जाए, सरकारी स्कूल में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, या योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर डी इसलिए इसलिए होगा कि देखिए योग्यता को छोड़कर सारे बच्चों को एक समान एक स्कूल में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ, इस बार बहुत
आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आती है। असर्शन, ठीक है, अभिकथन। while teaching a teacher should use a variety of way to represent the context of teaching। इसका कारण है टीचर नीड टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। देखिए, आपका इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। सही बात है, सही है ये ए वाला। अब देखिए आर, इसका रीजन क्या है। इसका ये कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका यही है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 18। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर difficulty in writing. She also experienced a challenge a formation alphabet and spacing of word, ठीक है। these characteristics hint toward which of the following learning disability। देखिए इनको है learning disability, तो आप इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। तो आपका ये देखिए इसका सही आंसर आपका होगा आंसर नंबर बी, डिस्ग्राफिया, ठीक। अब आइए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट अ टीचर शुड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट, मतलब मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। या तो यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट, मतलब शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकनों के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड, यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट, मतलब कि रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र को इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल करना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि और पुनः स्मरणीय पर बल देना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा बी, ठीक है। हमें विभिन्न प्रकार के, हाँ, दृष्टिकोण से मूल्यांकन से का माध्यम मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब हो गया आपका सृजनात्मक, ठीक है। आपका हो गया सृजनात्मक। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे देखिए भिन्न सोचे, लेकिन इसे कहते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। इसे कहते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी, अपसारी चिंतन, ठीक है। इसको कहते हैं आपका अपसारी चिंतन, हाँ। अब आपका है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है आवेगशीलता। थर्ड है आपका कंसंट्रेशन इन थॉट, मतलब सोच में केंद्रीकरण। और आपका फोर्थ है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपसारी चिंतन, ठीक है। तो आपका ये देखिए क्रिएटिविटी की जब बात आती है, क्रिएटिविटी की जब बात आती है तो आपका हमेशा होगा अपसारी चिंतन, मतलब कि आपका होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका आंसर नंबर 1 एकदम सही है, ठीक है। 21, young children construct knowledge and make meaningful through active exploration, play, active on material and experimenting interaction with peer and adult। देखिए एक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि आपका सक्रिय अन्वेषण द्वारा, प्ले मतलब खेल मेथड से, ठीक है। और आपका एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है पदार्थों को क्रिया एवं प्रयोग द्वारा या सहपाठियों एवं वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इसमें आपका कौन सा आंसर आपका ठीक है। देखिए यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंगफुल थ्रू का मतलब होता है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इसका आपका चारों आंसर आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में
आपका वो वाला जो होता है 1 2 3 वाला टाइपिंग हो नहीं पाया है, मतलब कुछ मिस टाइपिंग्स है, ठीक है? तो आप इसका आप इसको समझिए कि इसके चारों चीज़ें सही हैं, ठीक है? बच्चा जो है ये चारों चीज़ों से हर चीज़ वो सीख सकता है, ठीक है? तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, टू हेल्प चिल्ड्रन memories the phone number, a teacher suggests student to divide 10 digit of phone number into 3 or 4 smaller unit and then remember the strategy suggest by teacher here is called। इसका मतलब होता होगा कि एक अध्यापिका जो है वो बच्चों को फोन नंबर याद करने के लिए, हाँ कहती है, करने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांट कर याद करने के लिए कहती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाया गया जो ये प्लान है ये क्या कहलाएगा? ठीक है, चंकिंग। चंकिंग मीन्स होता है खंडीकरण। खंडीकरण। इनकोडिंग मतलब होता है कूट लेखन। एसिमिलेशन होता है स्वागीकरण। एडॉप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। तो देखिए इसमें वो खंड में, ठीक है, 3 से 4 स्मॉल यूनिट में 10 डिजिट के नंबर को खंड करके सिखा रही है, याद करवा रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसका मतलब होता है खंडीकरण, ठीक है, खंडीकरण, चंकिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ द लर्निंग शुड बी emphasized मोस्ट इन स्कूल। ठीक है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ठीक। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायर डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, मतलब परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। बी ऑप्शन है रोट मेमोराइजिंग द कॉन्टेक्स्ट, मतलब विषय वस्तु को रटना, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा पहला, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अब देखिए क्या है, पैसिव इमिटेशन ऑफ ए अदर, किसी और को का निष्क्रिय अनुकरण, मतलब हम अगर किसी चीज का इमिटेट कर ले, मतलब अगर नकल कर ले, तो ये भी नहीं सही है। अब देखिए कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, इसका मतलब है कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो ये भी नहीं सही है आपका। सबसे पहला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट ऑप्शन आपका सही समझ में आ रहा है कि परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना, यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा लंबा है, आप इसे आइए आराम से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? ठीक है, पहला है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का, फर्स्ट ऑप्शन है सलमा यूज फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विथ कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। सेकेंड है Pramati has her student choose from a variety of book to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Third, Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. A fourth, Rekha has her student write each word they miss on the spelling test 5 times to help them remembering the word। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर है आपका, हाँ, आंसर नंबर सी, ठीक है, आंसर नंबर सी का में आपका ये होगा आपका सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये देखिए आंसर नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर सी, मतलब आपका ये आपका सेकंड और थर्ड, थर्ड सही है। अब आइए इसमें हिंदी में हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कहिए। देखिए प्रगति जो है वो विविध प्रकार की पुस्तकें जो हैं वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दे देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती हैं। सही बात है। अब अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। तो ये दो जो मतलब कि आंसर है, इससे आपका आपका सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों में पढ़ने के लिए सुसाध्य करने का एक युग्म इस प्रकार है। तो आपका ये आपका आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25, एज टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। जनरेटिंग फियर अमंगस्ट योर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर करके। इंकरेज अ फिक्स वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल करके। इंकरेज यूज ऑफ एनालिसिस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके, या इम्फेसिस ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटजीज, मतलब कि निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है कि इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके, एक शिक्षक होने के नाते हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following will result in facilitations of meaningful learning। ठीक है, promoting decontextualized learning in the classroom, encourage multiple way to working at the problem, encouraging rote learning, या copying answer written by the teacher on the blackboard। इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले का है कि कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, तो आपका आंसर नंबर बी ही आपका सही ऑप्शन है कि एक समस्या पर काम करने के कई तरीके को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट 27, स्टूडेंट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एटीट्यूड इंटरनल फैक्टर टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। शेम, एंगर, प्राइड एंड एंजाइटी। शेम मतलब होता है शर्म, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, प्राइड मतलब होता है गर्व, और एंजाइटी मीन्स होता है उत्कंठा। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो इसमें से कौन सी भावना उनके अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे अच्छी भावना आएगी गौरव वाली। ठीक है, प्राइड, गौरव वाली। क्वेश्चन नंबर 28, at a primary level of education use of multi-sensory approach should be encouraged because। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इट मेक लर्निंग मोर अफेक्टिव, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रंस फ्रॉम एजुकेशन। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका दे देता है। इट सेव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर। ठीक है, और यह अध्यापक को निर्देशित अवधि काफी समय बचा देता है। इट यील्ड टू डॉक्टरेटरी अमंग चिल्ड्रन। यहाँ पे होगा, हाँ सही है, अमंग चिल्ड्रन, यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर ए। क्यों होगा? देखिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया सेकेंड लास्ट 29, चिल्ड्रन ऑप्टेन फ्रॉम अल्टरनेटिव conception and a misconception about various concept, which of the following statement is not correct in this context। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें नॉट वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा कि सही नहीं है, कथन सही नहीं है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन फॉर्म्ड बाई स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज बाई टीचर। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त करने में हतोत्साहित करना चाहिए। Formations of alternative conception and misconception is very natural among children as well as adult। ठीक है, बच्चों और बड़े लोग जो होते हैं उसमें वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत ही स्वाभाविक होता है। और टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दिस अल्टरनेटिव conception and misconception as they are significant in process of teaching learning। और एक अध्यापिका को निश्चित रूप से, ठीक है, ये देखिए थर्ड वाले का है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन
वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट है आपका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, rather these represent children's initiatives, ideas about world around them। इसका मतलब है कि वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास के दुनिया के बारे में सहज तरीके से समझा पाती हैं, उनके आसपास की दुनिया के बारे में विचार करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा ठीक होगा? देखिए, इसका आंसर आपका होगा पहला। ठीक है, क्यों क्यों होगा? देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन बना लेते हैं। इस संदर्भ में एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा वैकल्पिक भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आपका कथन सही नहीं है, ये आपका कथन गलत है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड्स, हाँ, रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग। इसका मतलब ये है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रबलन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी, बिहेवियरल, व्यवहारात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक एंड सोशियो कल्चर, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक। तो ये देखिए, इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि दे, देखिए, ये इसलिए है कि मानवतावादी और संज्ञानवाद जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नंबर बी ही इसका सही ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो होगी, तो आप अगले टॉप 30 क्वेश्चन के लिए मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।